सूरज की किरण फूटकर सीतापुर गांव पर पड़ती है। तभी भूख से मचलता राजू रोटी मांगता है। माँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, रात का कुछ बचा कुचा हो तो खाने को दो ना। मैंने एक रोटी तेरे लिए बचा कर रखी थी मेरे लाल, अभी लेकर आती हूँ। रेवा जैसे बर्तन का ढक्कन हटाती है तो उस रोटी पर कीड़े चिपटे हुए थे। हाय हाय, ये इतनी सड़ी सी बास कहाँ से छा गई बहू? इस रोटी को उठाकर बाहर खातर पर फेंक कर आ। देख कर ही घिन चढ़ रही है, न जाने कब तक हमें वो श्राप काटना पड़ेगा। दाने दाने को मोहताज हो गया हमारा गांव। भूख से छटपटाते पोते को देखकर गंगा की आंख से पीड़ा के आंसू बह रहे थे। वहीं जमुना की मड़ई में, भाग्यवान, कुछ खाने को घर में पड़ा हो तो दे दो, फिर खेत जोतने भी जाना है। तभी घूंघट किए सरिता आती है। ससुर जी, घर में खाने को एक भी दाना नहीं है, बस लेने के लिए जा रहे हैं। तपतपाती धूप में गांव की सभी गरीब सास बहू टोली बनाकर बाल बच्चों को लेकर चल देती हैं। काश कि हमारे गांव में भी रसोई होती तो हमें इतनी कड़ी धूप में कोसों दूर चलकर खाना लेने नहीं जाना पड़ता। ये पापी पेट क्या कुछ नहीं करवाता। टूटे मन से ऐसा बोलते हुए गर्भवती मंगला रो पड़ती है। तभी जमुना उसे तसल्ली देती है। बहू, हम तेरी पीड़ा को समझ सकते हैं। तू अभी पेट से, इसलिए तुझे ज्यादा भूख लगती होगी, मगर देखना एक ना एक दिन ऊपर वाला हम गरीब सास बहू की जरूर सुध लेगा और हमारे गांव का श्राप दूर करेगा। तब सबके घर आंगन में रसोई होगी और हम पूरी पकवान बनाकर खाएंगे। एक दूसरे से अपना दुखड़ा बांटते हुए सभी सास बहुएं एक जगह पर आती हैं जहां 2 रसोइयों द्वारा उन सबका खाना पक रहा था। चलो चलो, सबके सब अपने अपने खाने को पत्तल उठा लो। बारी बारी से सभी सास बहुएं और बच्चे खाने का पत्तल उठा लेती हैं। तभी छोटी सी मुनिया आंखों में आंसू भर के, अंकल अंकल, मेरी पत्तल में एक और रोटी डाल दो, 2 रोटी में पेट नहीं भरता। रसोईया कसाई की तरह बच्ची को झाड़ देता है। हे लड़की, एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा, चल फूट। तुम दरिद्रों के गांव को हम खाना खिला रहे हैं, एहसान मानो। अगर तुम्हारी करनी का फल भोगने के लिए तुम्हें छोड़ देते तो भूखे मर जाते। इतनी खरी खोटी सुनकर सब खाना लेकर वापस गांव आ जाती। मगर आखिरकार क्यों इतने बड़े गांव में किसी के आंगन में रसोई नहीं, किसी के यहाँ चूल्हा क्यों नहीं जलता? गांव वाले किसी श्राप से जूझ रहे हैं और कौन करेगा इस श्राप का अंत? कुछ दिनों बाद, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा रवि कि मैं गांव में हूँ। ये ताजी हवा, खुला वातावरण, खेत खलिहान, सब कुछ कितना सुंदर है। तभी कच्ची सड़क होने के चलते बैलगाड़ी अटक जाती है। कुछ देर में सूरज डूब जाता है। लक्ष्मी सबके आंगन में अंधियारा छाया देखती है। गांव की बहुएं तो इस टाइम खाना पीना बनाती हैं, फिर किसी के आंगन में चूल्हा जलता नहीं दिख रहा है। हो सकता है जल्दी खाना बनाकर चूल्हा बुझा दिया हो। थोड़ी दूरी पर लक्ष्मी ससुराल आ जाती है। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ, कैसे हैं आप? जीता रह बेटा, सालों बाद तुझे देखकर आंखें तर गई। माँ, ये लक्ष्मी है, आपकी छोटी बहू। बेटा, बहू तो बड़ी सुंदर है, मैं खाट बिछा देती हूँ, तुम दोनों बैठो। रेवा बहू, तू जरा आना। जी माँ जी। दोनों सास बहू बगल में जाकर बात करती हैं। बहू देख ले, अगर कुछ खाने को पड़ा हो तो दोनों को दे दे। माँ जी, हमने तो खुद ही दिन का एक टाइम का खाना खाकर गुजारा किया है। देख ले, 4 ईंट डालकर कुछ बना दे, दोनों को भूखे पेट थोड़ी सुलाएंगे। माँ जी, हमारे गांव पर जो श्राप चल रहा है, चूल्हा नहीं डाल सकते वरना घर में कुछ दोष हो जाएगा। रेवा दोनों को पानी देती है। ये भगवान, इतना दूर का सफर तय करके आकर मुझे तो भूख लगी है। जेठानी जी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा, शायद खाना खत्म हो गया होगा। बेचारी बहू भूखे ही सो जाती है और अगले दिन उठकर काम धाम करती है। दीदी, मैंने घर आंगन लीप दिया, आप मुझे रसोई दिखा दीजिए, चूल्हा पूजन करना है। देवरानी जी, वो दरअसल गांव में। अरे बड़ी बहू, तू यहाँ है, राजू तुझको ढूंढ रहा है। माँ जी, मैं सबके लिए क्या बनाऊं, मीठे पकवान या पूरी कचौरी? बहू, पूरी कचौड़ी खाने की इच्छा तो है, मगर रसोई के बिना कैसे पकवान छानेगी? हमारे गांव को श्राप है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता, ना ही किसी के घर में रसोई है। बिना रसोई वाले गांव को लगे श्राप को सुनकर लक्ष्मी हैरत में पड़ जाती। तभी पड़ोसन देवकी और मनोरमा के घर में, दादी, मम्मी, भूख के मारे में पेट में दर्द हो रहा, खाना दे दो। बस मेरी बच्ची, अभी थोड़ी देर में खाना बंटने का टाइम हो जाएगा तो चलेंगे। भूख से मचलती मुनिया मुंह फुला लेती है। मुझको नहीं जाना दूर, खाना लेने चल चल कर पैरों में चाले पड़ जाती, ऊपर से धूप भी जलाती है। बेचारी बच्ची भूख से चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। मुनिया, मेरी बच्ची, आंखें खोल। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची खाने के लिए तरस रही है और मैं उसे 2 निवाले भी नहीं खिला सकती। गांव में ऐसी दुखहाली छाई देखकर लक्ष्मी का दिल भर आता है। बिना रसोई के गांव में सबको एक टाइम खाकर ही गुजारा करता है। हे भगवान, आधा पेट खाकर मैंने ये थोड़ी दाल बचा रखी थी, ये भी खट्टी पड़ गई। घर में रसोई भी तो नहीं है कि खाना गर्म कर पाती। गर्भवती होकर भी पेट भरकर नहीं खा सकती।
दीदी मुझे तो उस बेचारी की हालत देखकर बड़ी दया आ रही है। आखिर कैसा श्राप है इस गांव में कि रसोई नहीं बना सकते? लक्ष्मी, ये श्राप पीढ़ियों से चल रहा है। जो काका पूरे गांव को खाना खिलाते थे, ये केवल वही जानते हैं। लक्ष्मी पूरी कहानी जानने के लिए काका के पास आती है, जिसकी उम्र 90 के पार थी। दाढ़ी पकी हुई थी, माथे से अनुभवी जैसे दिखते थे। बाबा मुझे बताइए, हमारा गांव बिना रसोई के क्यों है? खेत खलिहान में अन्न क्यों नहीं होता? सारी जमीन बंजर है, आखिर क्यों? मेरे पापा की सजा मेरा पूरा गांव भोग रहा है। एक समय में उस गांव की धरती अपार अनाज उपजाती थी। जहाँ सबके घरों में सवेरे सवेरे चूल्हा जल रहा होता है, माखन लाल की धर्मपत्नी शीला पकवान बनाकर खिला रही थी। शीला, तुम्हें पता है ना, मुझे घी में छनी पूरी पकवान पसंद है। डालडे में बना रही हो तुम? हाँ अजी, लगता है तुम्हारी जीभ का स्वाद बिगड़ गया। अरे शुद्ध घी में तुम्हें पूरी बनाकर दे रही हूँ, चुपचाप से खा लो। गांव के सारे मर्दाने बैठकर खा रहे थे और उनकी पत्नियां रसोई में उन्हें गर्म खाना बनाकर खिला रही थी। तभी एक भूखी भिखारन दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। कितनी बढ़िया शुद्ध घी की पूरी की महक आ रही है बेटा। दया करके एक दो पूरी मुझ गरीब को भी खिला दो, पेट भर जाएगा। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। भिखारन का मैला शरीर देखकर दोनों पति पत्नी नाक चढ़ा लेते हैं। हाँ जी, देखो तो इस भिखारन से कितनी बुरी दुर्गंध आ रही है। अरे ओ अम्मा, जाओ जाकर किसी और का दरवाजा खटखटाओ। तुम्हारे लिए थोड़े ना मेरी पत्नी पूरी पकवान बना रही है। मुखिया के घर में अन्न की कोई भी घटी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी वो जरा भी दया नहीं दिखाता और दुत्कार कर भगा देता है। गांव के बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं, जिसके चलते भिखारिन अन्नपूर्णा देवी बन जाती है। मैंने सदा इस गांव के निवासियों के घर के भंडार को भरा रखा, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने एक भूखी को भोजन नहीं करवाया। इसीलिए तुम्हें जो दिया गया है वो तुमसे छीन लिया जाएगा। आज के बाद इस गांव में किसी के आंगन में रसोई नहीं रहेगी। तुम पसीना बहाओगे, लेकिन जमीन तुम्हें उपज नहीं देगी। तुम और तुम्हारे आने वाले बाल बच्चों की इसी तरह से मांग कर आधा पेट खाना होगा। यही मेरा श्राप है, क्योंकि तुम सब के सब स्वार्थी हो। ये कहकर अन्नपूर्णा देवी गायब हो जाती हैं, जिसके चलते पूरे गांव की रसोई, अनाज, सब कुछ विलुप्त हो जाता है। देखते देखते सबके खेतों में छाई हरियाली, धान गेहूं की बाली, सब कुछ सूखकर बंजर हो जाता है। और जो कोई भी जतन करके रसोई या चूल्हा बनाता, वो जलकर खाक हो जाता। मगर काका, इस श्राप का कोई तो तोड़ होगा जो हम गांव वालों को मुक्त करवा सके। बेटी, ये सारा गांव स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसलिए श्राप नहीं टलेगा। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर लक्ष्मी को तोड़ मिल जाता है। अगर हम पूरे गांव वाले अपने स्वार्थ से तौबा करके भूखे व्यक्तियों को भोजन करवाएं तो श्राप मिट सकता है। लक्ष्मी के साथ अब गांव का हर एक निवासी इसमें सहभागी होता है, जिसके पास अनाज के नाम पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है वह लाकर देते हैं और भूखों को खाना बनाकर खिलाते हैं, जिससे अन्नपूर्णा देवी का क्रोध गांव से हट जाता है। तुम सबने अपने पापों से पश्चाताप किया और अपने मन को साफ किया, इसीलिए मैं इस गांव को वरदान देती हूँ। इस गांव में पहले के समान सबके आंगन में रसोई होगी और हर परिवार भरी पूरी से पेट भरकर खाओगे और संतुष्ट होगे। अन्नपूर्णा देवी के आशीर्वाद से गांव के हर एक आंगन में दोबारा से रसोई आ जाती है और लगभग 1 पीढ़ी तक दुख उठाने के बाद सबके आंगन में चूल्हा जलता है। सब पेट भरकर खाते हैं। छोटी भाभी कितनी ज्यादा सुंदर है ना भैया, आप तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आए हैं। कितनी बार कहा है तुझे सिमरन, हर वक्त मुझे फालतू बातें पसंद नहीं। सारे मेहमान खड़े हैं, इतनी सारी रस्में बाकी हैं और तू है कि क्या हुआ? माँ सिमरन ने तो बस तारीफ की है। तू तो इसकी तरफदारी करेगा ही, तेरी पसंद की जो है। अरे बस भी करो तुम लोग। सिमरन बेटा, समीक्षा बहू को अंदर ले जाओ। सिमरन अपनी नई नवेली छोटी भाभी को अंदर ले जाती है और अब थोड़ी देर में समीक्षा की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। मौला बहन, क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारे घर में आज तुम्हारी छोटी बहू आई और तुम हो कि गुस्से में फिर रही हो। और क्या तुम्हारी बहू साथ में कोई दान दहेज नहीं लेकर आई है? अरे ऐसी बात का तो अफसोस है, जब मेरी बड़ी बहू आई थी तो कितना कुछ लेकर आई थी, और ये है कि खाली हाथ लेकर आ गई है। हम कर ही क्या सकते हैं, मेरे छोटे बेटे की जो पसंद है, ये ना जाने उसने क्या देखा इस गरीब में। ऐसे ही रात होती है और सब सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह के तकरीबन 4 बजे होते हैं कि तभी समीक्षा के दरवाजे पर दस्तक होती है। समीक्षा जैसे ही आधी अधूरी नींद में उठकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी सास खड़ी होती है। माँ जी,
आप वो भी इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? मैं तुझे बस ये बताने के लिए आई थी कि हम लोग सुबह और रात का खाना छत पर करते हैं और खाना भी छत पर ही बनता है। धूप निकलने से पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, इसलिए अब जल्दी से तैयार हो जा और छत पर जाकर सबके लिए नाश्ता बना। 6 बजने से पहले सब नाश्ते के लिए आ जाएंगे। इतना कहकर माला चली जाती है। समीक्षा जल्दी से मुंह धोती है और रसोई से खाना बनाने का सामान लेकर छत पर जाती है। छत पर एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था, तो वहीं 4 बजे का वक्त था, जिसके चलते अभी छत पर हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरा भी हो रहा है और दूर दूर तक मुझे कोई दिख भी नहीं रहा है। खुद के ससुराल की छत इस वक्त इतनी डरावनी लग रही है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जल्दी से नाश्ता बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। समीक्षा फटाफट सबके लिए चूल्हे पर नाश्ता बनाती है। 6 बजने से पहले ही सभी लोग छत पर नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं। अरे समीक्षा बहू, नाश्ता तो काफी ज्यादा बढ़िया बनाया है तुमने। हाँ भाभी, और ये आलू प्याज के पराठे भी काफी टेस्टी हैं। सभी नाश्ते के लिए आ गए हैं, लेकिन जेठानी जी अभी तक नहीं आई हैं। मैं उन्हें बुला कर ले आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरी बहू को डिस्टर्ब करने की। वो इस वक्त सो रही है, थोड़ी देर बाद जब उठ जाएगी तो उसका नाश्ता उसके कमरे में ही ले जाना। और हाँ, ठंडा नाश्ता ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। नाश्ता करके सब अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। तो सुबह के 9 बजे समीक्षा की जेठानी कशिश सोकर उठती है। अपनी सास के कहने पर समीक्षा धूप में छत पर जाती है और अपनी जेठानी के लिए नाश्ता तैयार करके उसके कमरे में ले आती है। समीक्षा की जेठानी कशिश अपने कमरे में बेड पर बैठे हुए एसी की ठंडी हवा में फोन चला रही होती है, जिसे देख भाभी, आपने तो कमरे को बिल्कुल कश्मीर बना कर रख दिया है। इतनी तेज एसी कौन चलाता है? मुझे तो ठंड लग रही है। वो क्या है ना समीक्षा, मैं तुम्हारी तरह किसी गरीब परिवार से नहीं हूँ। बचपन से ही एसी में ही रही हूँ, तो मुझे एसी की आदत है। ये मेरा नाश्ता है ना, इसे बेड पर रख दो और जाओ। अपनी जेठानी का घमंड से भरा जवाब समीक्षा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। शाम होते ही जब रात का खाना बनाने के लिए समीक्षा छत पर जाती है। बाप रे बाप, कितनी ज्यादा गर्मी है। पूरी छत आग का गोला बनी पड़ी है। इतनी गर्मी में छत पर खाना कैसे बनाऊं मैं? लेकिन बनाना तो पड़ेगा, वरना माँ जी मुझे छोड़ेंगी नहीं। एक काम करती हूँ, सबसे पहले छत को पानी से धो लेती हूँ। थोड़ी ठंडक होगी, पर आराम से बैठकर खाना बना पाऊंगी। समीक्षा छत धोती है और अब गर्मी में बैठकर छत पर रात के खाने की तैयारी करती है। थोड़ी देर में खाना बन जाता है और अब सब छत पर आकर खाना खाने लगते हैं। भाभी, आप सारे जूठे बर्तन मेरे साथ रसोई में लेकर आ जाइए। क्या कहा तुमने? मैं जूठे बर्तनों को उठाऊं? समीक्षा, ये सारे काम तुम्हारे हैं, मेरे नहीं, समझी? भाभी, आप इस तरह से क्यों बात कर रही हो मुझसे? जिस तरह मैं इस घर की बहू हूँ, आप भी तो इस घर की बहू हैं। क्या ये सब काम आपके नहीं हैं? घर के कोई भी काम मेरी कशिश बहू नहीं करेगी, क्योंकि वो तेरी तरह खाली हाथ नहीं आई थी। दहेज में सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई थी, समझी? कशिश बहू, तू जाकर एसी में आराम कर ले। गर्मी हो रही है, देख कैसे पसीना आ रहा है तुझे। और तू जल्दी से सारे बर्तन धो ले और उसके बाद हम सबके लिए मैंगो शेक भी बना देना। अपने और अपनी अमीर जेठानी के बीच अपनी सास को इस तरह भेदभाव करता हुआ देख समीक्षा को काफी दुख होता है। गरीब घर से होने की वजह से समीक्षा ही घर के सारे काम करती। सुबह शाम गर्मी में सबके लिए नाश्ता और खाना बनाती, तो वहीं अमीर बहू कशिश दिन भर बस अपने एसी वाले रूम में आराम करती। सुबह का वक्त हो रहा है, लेकिन फिर भी छत पर कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। जल्दी उठकर नहा भी लिया था मैंने, लेकिन फिर भी कितनी गर्मी लग रही है। छत पर खाना खाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन रोज रोज छत पर इतनी गर्मी में खाना कौन बनवाता है? वहाँ एक तरफ मेरी अमीर जेठानी पूरा दिन एसी में आराम करती है और यहाँ मैं सुबह शाम धूप में खाना बनाऊं। गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, जिसके चलते अब सुबह के 4 बजे का वक्त हो या शाम के 6 बजे का, समीक्षा की छत पर गर्मी में खाना बनाते हुए हालत खराब होती। हर रोज की तरह समीक्षा छत पर खाना बना रही होती है कि तभी अचानक छत पर 2 बंदर आ जाते हैं। ये भगवान, ये बंदर कहाँ से आ गए? चलो भागो यहाँ से, मेरे पास मत आना, भागो यहाँ से। वो दोनों बंदर समीक्षा का बनाया हुआ खाना उठाकर ले जाते हैं, जिसे देख समीक्षा, मुश्किल से गर्मी में मैंने खाना बनाया और ये बंदर हैं कि सारा खाना उठाकर ले गए। अब मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। समीक्षा फिर से कड़ी धूप में बैठकर दोबारा खाना बनाती है। कभी कभी तो सुबह जल्दी उठने के चक्कर में समीक्षा की नींद ही पूरी नहीं होती, जिसके चलते कई बार छत पर चढ़ते उतरते हुए समीक्षा के कदम लड़खड़ा जाते। हे भगवान, बच गई, वरना मेरा सर फटना तो कंफर्म था। समीक्षा पसीने से तरबतर होकर जब छत पर खाना बनाकर नीचे घर के काम करने के लिए आती, तो अपने एसी वाले कमरे में बैठी कशिश समीक्षा को देखकर, जी समीक्षा, तुम्हारे अंदर से पसीने की कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुम नहाती नहीं हो क्या?
आप तो पूरा दिन एसी में आराम करती हैं और मुझे कह रही हैं कि मेरे अंदर से पसीने की बदबू आ रही है। सुबह से शाम तक छत पर सबके लिए खाना बनाती हूँ, नीचे आकर घर के सारे काम करती हूँ, तो गर्मी में पसीना तो आएगा ही ना। तो तू ये सब करके हम पर एहसान जताना चाहती है? तू इस घर की बहू है तो सारे काम तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? समीक्षा इन चीजों से काफी परेशान हो चुकी थी, जिसे देख समीक्षा, तुम अब मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देती हो। 10 बजे ही सोने चली जाती हो। मैं जानता हूँ रोज सुबह 4 बजे उठकर सबके लिए छत पर नाश्ता बनाना, घर के सारे काम करना और फिर रात में भी गर्मी में खाना बनाना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल भरा होता है। तुम इस बारे में माँ से बात क्यों नहीं करती? नहीं योगेश, रहने दीजिए। माँ जी मुझे वैसे ही पसंद नहीं करती हैं। अगर मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी तो कहीं वो मुझे घर से ही ना निकाल दें। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है। सभी लोग रात का खाना छत पर खा रहे होते हैं कि तभी अरे आजकल तो काफी ज्यादा गर्मी होने लग गई है। इतनी गर्मी में खाना भी नहीं खाया जाता। सही कह रहे हैं आप। बहू एक काम कर, सारा खाना तू नीचे ले आ, अब हम लोग नीचे ही खाएंगे। समीक्षा की एक और ड्यूटी शुरू हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज मौसम काफी अच्छा था तो पूरा परिवार सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए छत पर जा पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो लोग छत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नाश्ता बना है, न चूल्हा जला है और न ही समीक्षा छत पर है। ना चूल्हा जला है, ना समीक्षा बहू यहाँ है। आखिर समीक्षा है कहाँ? माँ, समीक्षा तो कल रात को ही घर छोड़कर अपने मायके चली गई। वो कह रही थी अब वो उससे ये सब नहीं होगा। क्या कहा तूने? समीक्षा घर छोड़कर चली गई? और कर अपनी पसंद से शादी। देखा भाग गई ना। लेकिन अब नाश्ते का क्या करें? बहुत भूख लग रही है, इस बारे में बाद में सोच लेंगे। कशिश एक काम कर, आज का नाश्ता तू बना ले। क्या कहा माँ जी आपने? मैं खाना बनाऊं? हाँ बहू, तू भी तो इस घर की बहू है। चल अब जल्दी से नाश्ता बना। अपनी सास के कहने पर कशिश मुंह बनाते हुए सबके लिए गर्मियों में बैठकर छत पर नाश्ता बनाती है और चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। कशिश बहू, शाम हो गई, रात का खाना नहीं बनाना क्या तुझे? माँ जी सुबह तो मैंने नाश्ता बना दिया था, लेकिन अब मैं छत पर और खाना नहीं बना सकती, वो भी इतनी गर्मी में। आप बाहर से मंगवा लीजिए। कशिश के मना करने की वजह से आज सबको बाहर से ही खाना लाना पड़ता है। 4 दिन तक बाहर का खाना खाकर सबके पेट खराब हो जाते हैं, जिसके चलते अब सिमरन और माला खुद ही छत पर खाना बनाती है। माँ, मैं कॉलेज जाऊँ या खाना बनाऊँ, मुझे मेरी पढ़ाई भी करनी होती है। आप भाभी को क्यों नहीं कहती? आपने उन्हें कितना सर पर चढ़ा लिया है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है, मुझे कशिश से इस बारे में बात करनी होगी। माला कशिश को बुलाती है। बहू, अब से तू सुबह शाम छत पर खाना बनाएगी, बस बहुत हो गया। माँ जी आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैंने कह दिया है। सुन लिया माँ जवाब? दरअसल समीक्षा को मैंने ही उसके मायके भेजा था ताकि आपको समीक्षा की अहमियत समझ आ सके। समीक्षा भले ही दहेज में कुछ न लाई हो, लेकिन उसने हमेशा आपकी सारी बात मानी, दिन रात गर्मी में छत पर खाना बनाया और कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की। तो वहीं आपकी एसी वाली अमीर बहू ढंग से एक दिन का खाना भी नहीं बना सकी। सही कह रहा है योगेश बेटे, अब सब समझ आ गया मुझे। कशिश बहू, अगर तुझे एसी में ही सारा दिन आराम करना है तो तू कर सकती है, लेकिन यह आराम तू अपने ससुराल में नहीं, मायके में ही करेगी। अगर तू घर की जिम्मेदारियां नहीं संभालेगी तो तू अपने मायके चल ही जा। मायके जाने का नाम सुनकर कशिश घबरा जाती है और न चाहते हुए भी अब कशिश को समीक्षा के साथ मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां और छत पर खाना बनाना पड़ता है।